अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6। आज हम पढ़ेंगे सोशल स्टडीज़ यूनिट नंबर 3 जो कि है ग्लोब एंड मैप्स। यानी दोनों का मतलब है एक ही मतलब है, यानी नक्शा। ग्लोब एंड मैप्स का मतलब है नक्शा, लेकिन इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि इन दोनों का के बीच में डिफरेंस क्या है, ग्लोब एंड मैप्स के बीच में डिफरेंस क्या है। हालांकि दोनों ही जो है ज़मीन के ही नक्शे होते हैं, ज़मीन के ही बताए जाते हैं हमें हर जगह का, लेकिन इनका आपस में डिफरेंस क्या है, फ़र्क क्या है, वो इस यूनिट में हम पढ़ेंगे। ग्लोब एंड मैप्स। डिपिक्शन ऑफ द अर्थ ऑन अ फ्लैट सरफेस हैज़ ऑलवेज बीन एसेंशियल टू इट्स स्टडी इट्स डिटेल्स। यानी कि ज़मीन को अगर हम फ्लैट सरफेस पे अगर हम देख लें, उसको देखना चाहें, उस पर गौर करना चाहें, तो बड़ा ज़रूरी है कि हमें उसकी पूरी डिटेल्स पता हों कि ज़मीन में क्या क्या मौजूद है, उसमें समंदर कितने हैं, जंगलात कहाँ हैं, उसमें ओशंस कहाँ हैं, उसमें कंट्रीज़ कहाँ हैं, उसके कैपिटल्स कहाँ हैं, ये पूरी डिटेल्स हमें पता होनी चाहिए। मैप्स हैव बीन यूज्ड फॉर 100 ऑफ ईयर्स। नक्शे जो हैं वो सैकड़ों सालों से जो हैं वो इस्तेमाल हो रहे हैं। Since maps are flat, while the Earth's surface is curved, the correct way of representing the Earth is a globe. वो कहते हैं ना कि मैप्स जो हैं वो फ्लैट होते हैं, यानी कागज़ पर जो है नक्शा बनाते हैं हम स्ट्रेट होता है, लेकिन चूँकि अर्थ सरफेस जो है वो तो गोल है, कर्व है, तो इसलिए हमें जो है इसको प्रॉपरली रिप्रेजेंट करने के लिए हमें क्या होता है, हमें ग्लोब की ज़रूरत पड़ी कि ग्लोब हो और जो है उस पर हम जो है अर्थ को रिप्रेजेंट कर सकें, उसको डिटेल से हम समझ सकें। नाउ ग्लोब, it is a map drawn on a sphere, so the distances and directions between places remain accurate. Globe वो नक्शा होता है जो कि एक स्फेयर पर, एक गोल चीज़ पर बनाया जाता है, ताकि जितने भी इसके बीच में डिस्टेंसेस हों और डायरेक्शंस हों वो बिल्कुल प्रॉपरली हमें पता चले कि हाँ ये जगह जो है, ये ओशन यहाँ से यहाँ पर है, ये जगह यहाँ से यहाँ पर है, हमें प्रॉपरली हर चीज़ पता हो। Maps are the graphical representation of a geographic area. A portion of the earth is drawn on a flat surface. मैप क्या होता है? मैप एक जोग्राफिकल, एक पूरी ज़मीन का एक हिस्सा जो है उसको रिप्रेजेंट जो हम करते हैं उसको हम कहते हैं नक्शा। किसी कागज़ पर हम उसको बनाएं, a portion of the earth, एक ज़मीन का एक हिस्सा जो हम एक कागज़ पर बनाते हैं और उसको डिटेल में हम एक्सप्लेन करते हैं उसे कहते हैं मैप। जनरली इसके अलावा भी इनमें डिफरेंसेस यही हैं कि ग्लोब जो है वो गोल होता है, मैप जो है वो स्ट्रेट होता है। ग्लोब जो है पूरी ज़मीन का होता है एक साथ ही, और मैप जो है वो किसी भी एरिया का, हम यानी स्कूल का, किसी हॉस्पिटल का, किसी जगह का, बाज़ार का हम बना सकते हैं। इसके अलावा ग्लोब जो है उसमें छोटी छोटी जो है डिटेल्स नहीं होती, उसमें बड़ी बड़ी डिटेल्स होती हैं, लाइक दिस इज़ ओशन, लाइक दिस इज़ फॉरेस्ट और दिस इज़ ये। लेकिन मैप जो है उसमें अगर हम किसी जगह का मैप बनाते हैं तो उसमें छोटी से छोटी डिटेल भी होती है, यानी गली से लेकर और शॉप से लेकर और हर चीज़ की डिटेल जो है वो मैप से मौजूद होती है। तो बेसिकली ये डिफरेंसेस भी ग्लोब और मैप के बीच में हैं। फिर है हमारे पास टाइप्स ऑफ मैप्स। मैप्स कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ स्केल और पर्पस। दो किस्म के टाइप्स हैं नक्शों के, यानी ग्लोब तो बस एक ही बात हो गई, बस गोल होता है, पूरे अर्थ का होता है, वो तो वहीं बात ख़त्म हो गई। लेकिन मैप्स की भी आगे टाइप्स हैं। तो एक है हमारे पास स्केल मैप्स और एक होता है पर्पस मैप्स। स्केल मैप क्या होता है? ऑन द बेसिस ऑफ स्केल मैप्स कैन बी ड्रॉन फॉर रिप्रेजेंटिंग लार्ज एंड स्मॉल एरियाज़। अगर हम स्केल पर देखें कि स्केल की जो है मैप्स होते हैं उसको लार्ज और स्मॉल एरियाज़ के लिए अलग अलग मैप्स होते हैं। यानी स्मॉल एरियाज़ के लिए अपने एक लार्ज स्केल मैप्स होते हैं और एक स्मॉल स्केल मैप्स होते हैं। Small scale maps like wall maps and atlas maps give a generalized picture of a vast area. Small scale maps वो होते हैं जो कि कम जगह का, यानी बड़ी जगह का जो है वो, एक बड़ी जगह का जो है वो छोटी सी पिक्चर हमें बताते हैं, यानी जगह बड़ी हो लेकिन ज़्यादा डिटेल्स नहीं होती, वो होते हैं स्मॉल स्केल मैप्स। वेयर एज द लार्ज स्केल मैप्स प्रोवाइड डिटेल्स ऑफ अ स्मॉल एरिया। और लार्ज स्केल मैप्स क्या होते हैं? जिसमें एरिया स्मॉल होता है लेकिन हमें उस स्मॉल एरिया का भी जो है पूरी पिक्चर बताते हैं। मतलब अगर फॉर एग्जांपल एक स्कूल हो, एक छोटा सा एरिया हो उसका, और हमें पूरी जगह बताए कि हाँ स्कूल में यहाँ पर ऑफिस है, यहाँ पर ये है, यहाँ पर ये है, तो ये स्मॉल स्केल एरिया, लार्ज स्केल मैप्स यही होते हैं कि जिसमें एरिया स्मॉल हो और जो है जगह स्केल जो है वो डिटेल्स जो है वो कम हो, ज़्यादा हो और जगह कम हो।
मैप्स कैन बी ड्रॉन फॉर नेचुरल और कल्चरल पर्पसेस। इसके अलावा नक्शे जो हैं वो कुदरती और एक आम कल्चर जो हमारे जनरल कल्चर्स हैं उसके लिए सकाफत के लिहाज से भी जो है उस मकसद से भी बनाए जाते हैं। इन द नेचुरल मैप्स एस्ट्रोनॉमिकल, रिलीफ, जियोलॉजिकल, क्लाइमेटिक, सॉइल मैप्स आर इंक्लूडेड। यानी अगर हम नेचुरल मैप्स में देखें, कुदरती मैप्स, वो किस तरह के होते हैं, जिसमें हमें एस्ट्रोनॉमिकल, हमें पता हो कि फ़िज़ा से क्या ताल्लुक़ है इसका रिलीफ, इसका जियोलॉजिकल, ज़मीन के लिहाज से क्या क्या शेप हैं, क्लाइमेटिक यानी मौसम कैसा है, सॉइल मैप्स भी की ज़मीन मिट्टी कैसी है इसकी, इस लिहाज से भी मैप्स बनाए जाते हैं। वाइल पॉपुलेशन, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, हिस्टोरिकल एंड लैंग्वेज मैप्स आर कंसिडर्ड एज कल्चर मैप। और सकाफती मैप्स के लिहाज से वो मैप्स होते हैं जिसमें आबादी का बताया जाता है, जिसमें जो है पॉलिटिकल इश्यूज़ के बारे में बताया जाता है, इकोनॉमिक जो माशी हालत होती है, और जो इस तारीख़ी जो उसके हालात होते हैं, और उसकी ज़ुबानें जो होती हैं वो जो है हमारे पास कल्चर मैप्स में बताए जाते हैं। तो ये दो किस्म के स्केल मैप्स में भी जो हैं दो किस्म के टाइप्स हैं, लार्ज एंड स्मॉल स्केल मैप्स, और पर्पस मैप्स में भी जो दो किस्म के हैं, एक नेचुरल मैप्स और एक है कल्चरल मैप्स। इम्पोर्टेंस ऑफ मैप्स, यानी कि जो मैप्स की ज़रूरत क्यों पेश आई, यानी मैप्स क्यों जो है वो ज़रूरी हैं। मैप्स वर मेनली यूज्ड फॉर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवलिंग, सेलिंग और टू डिटरमिन अ वार स्ट्रेटजी। यानी मैप्स जो हैं ये क्यों यूज़ होते थे, क्योंकि पुराने ज़माने में लोग जो है लंबे लंबे सफ़र करते थे, जो है पानियों में जो है सफ़र करते थे, कश्तियों में, और जो है जंगों के लिहाज से जो है उनको एक जगह का तयन करना पड़ता था। उसके लिहाज से मैप्स की जो है बड़ी ज़रूरत पड़ी कि मैप्स होने चाहिए। But today maps are vastly used by architects, town planners, tourists, military men, meteorologists, pilots, navigators and environmentalists for other social and scientific purposes। लेकिन आजकल जो है मैप्स हर लिहाज से इस्तेमाल की जाते हैं। यानी आर्किटेक्ट जो बिल्डिंग्स बनाते हैं डिज़ाइनिंग के लिए वो भी जो है मैप्स बनाते हैं, जो बड़े बड़े टाउन बनाए जाते हैं उसके लिए भी जो है मैप्स का वो हेल्प ली जाती है। टूरिस्ट जो होते हैं जो घूमने फिरने के लिए जाते हैं वो भी मैप्स अपने साथ लेके जाते हैं। मिलिट्री मैन यानी फ़ौजी वगैरह, इसके अलावा मीटेरोलॉजिस्ट, जितने भी हमारे पायलट्स हैं, नेविगेटर्स हैं, एनवायरमेंटलिस्ट हैं, वो सारे जो हैं, या बाकी हमारे जितने भी माशरती और साइंसी जो पर्पसेस हैं उनके लिए भी, उनके मकसदों के लिए भी जो है मैप्स यूज़ किए जाते हैं और बड़े ज़रूरी होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है एलिमेंट्स ऑफ अ मैप, यानी अब मैप के चीज़ें क्या है, जो है उसकी जो है आंसर क्या है, क्या क्या चीज़ें जो हैं एक नक्शे में ज़रूरी होती हैं और मौजूद होती हैं। नंबर 1 इज़ द बेसिक एलिमेंट्स ऑफ अ मैप आर एज बिलो। नंबर 1 इज़ टाइटल। सबसे पहले तो टाइटल मैप का बड़ा ज़रूरी है कि किस चीज़ का मैप है। द टाइटल ऑफ अ मैप इंडिकेट्स द एरिया विच इज़ बीइंग मैप्ड, यानी जिस एरिया का मैप बनाते हैं उसका हमें टाइटल पता होना चाहिए कि ये स्कूल का मैप है, ये ज़ू का मैप है, ये हॉस्पिटल का है, ये बाज़ार का है, किस चीज़ का ये मैप है। इसके अलावा नंबर 2 है स्केल। Scale represents the ratio that exists between distance presented on the map and corresponding distance on the ground। इसके अलावा स्केल भी बड़ा ज़रूरी है क्योंकि हम जो हैं जिस चीज़ का ओरिजिनल साइज़ जितना हो वो तो हम मैप पे डिस्क्राइब नहीं कर सकते। यानी कि फॉर एग्जांपल एक जगह जो है वो 9 फुट की है तो मैप तो बड़ा ही छोटा होता है, उस पर तो हम 9 फुट का साइज़ नहीं बना सकते। तो इसलिए हम एक अपने इमेजिनरी साइज़ बनाते हैं कि चलें अगर 9 फुट है एक जगह है तो इसको मतलब हम नक्शे में लिखेंगे 2 किलोमीटर्स, ये 2 किलोमीटर्स हो गया। तो अगर कोई चीज़ जो है वो 18 किलोमीटर्स होगी ओरिजिनल में तो यहाँ पर ये डबल कर देंगे तो ये 4 किलोमीटर्स हो गया। तो ये स्केल भी जो है ये बड़ा ज़रूरी है, एक एलिमेंट है मैप का। नंबर 3 है लेजेंड और की। अ सेक्शन ऑफ अ मैप विच कंसिस्ट ऑफ सिंबल्स एंड देयर डिस्क्रिप्शंस। एक सिंबल्स भी होते हैं मैप में। फॉर एग्जांपल अगर हम कोई ब्लू कलर, अगर कहीं पर पानी है तो एक सिंबल होगा कि हाँ ब्लू कलर है तो ये सारा पानी होगा यहाँ पर। एक ट्री का सिग्नल होगा कि यहाँ पर सारी ट्रीज़ हैं। ब्राउन माउंटेन्स होंगे, सिग्नल होगा तो मतलब ये सारे माउंटेन्स हैं। तो सिंबल्स जो हैं लेजेंड और की ये भी जो हैं बड़े ज़रूरी हैं एक मैप के लिए। फिर है हमारे पास ग्रिड लाइंस। इन ऑर्डर टू लोकेट प्लेसेस ऑन अ मैप वी यूज़ वर्टिकल एंड हॉरिजेंटल लाइंस कॉल्ड द ग्रिड लाइंस। यानी अगर किसी मैप में किसी जगह को हमने लोकेट करना, किसी प्लेस को हमने लोकेट करना हो नक्शे में तो हम जो है वर्टिकल और हॉरिजेंटल लाइंस जो हैं वो लगाते हैं ताकि उस पॉइंट पर हमें पता चले कि उसे हम कहते हैं ग्रिड लाइंस, ताकि पता चले कि कौन सी जगह कहाँ पर जो है वो जो है लोकेट करती है। अब देखिए डायग्राम में अगर आप लोग देखें तो इस तरह ये पेशावर सिटी का अगर ये गाइड मैप बनाया गया है
तो इसमें अगर आप लोग देखो तो ये है कि देखिए ग्रिड लाइंस बनाई गई, ये है ग्रिड लाइंस, और ये देखें हॉरिजॉन्टल और ये वर्टिकल ग्रिड लाइंस बनाई हुई हैं ताकि पता चले कि हाँ जी ये रिवर जो है वो इस पॉइंट पर आता है और ये जगह जो है ये इस पॉइंट पर आती है, यहाँ से जो है इतने पानी गुजरे हुए हैं, यहाँ से रोड गुजरी हुई है। तो ये ग्रिड लाइंस जो है ये हमें जगह का तयन करने में आसानी करती है। अब ये देखिए इसका टाइटल हो गया पेशावर सिटी गाइड मैप। इसके अलावा ये स्केल हो गई, हमने एक अपने इमेजिनरी स्केल बनाई है जिसकी वजह से हम जो है यहाँ पर जगह को इसका जो है बनाते हैं, स्केल बनाते हैं। इसके अलावा ये लेजेंड और की हो गई कि रोड के लिए ये है, वाटर इस तरह है, पार्क अगर कहीं ग्रीन है तो ये मतलब पार्क हो गया, अगर कहीं ये बाजार ब्राउन हो गया तो ये बाज़ार, अगर कहीं पर ये डॉट डॉट इस तरह आ गया तो ये रेलवे हो गया, ये ब्रिज हो गया, ये हॉस्पिटल। ये सारे लेजेंड और की जो है ये हर मैप के लिए होना बहुत ज़रूरी होता है। फिर है हमारे पास नंबर 5 है प्रोजेक्शन। To prepare a correct map, the lines of latitude and longitude are transferred from the globe on the flat sheet of paper and this method is called projection। यानी क्या करते हैं कि अगर हमने करेक्ट मैप बनाना हो, बिल्कुल सही मैप बनाना हो, तो जो लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स के जो सही जो लॉन्गिट्यूड्स हैं, लैटिट्यूड्स हैं हमारे, जिस तरह हम इंटरनेट में अक्सर सर्च करते हैं कि किसी जगह का ये जगह कहाँ पर पाई जाती है तो लिखा जाता है कि इतने लैटिट्यूड में और इतने लॉन्गिट्यूड में ये जगह वाक़ है इस जगह पर। तो इसको प्रॉपर अगर हमने अच्छा मैप बनाना हो तो हमने उस जगह का ग्लोब से जो है प्रॉपरली उसका लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड लेकर, या अगर इंटरनेट से हम लेते हैं वहाँ से लेकर जो है एक शीट पर हम लिखते हैं तो ही हमारे पास एक्यूरेट जो है मैप बनता है और उसको हम कहते हैं प्रोजेक्शन। फिर है हमारे पास डायरेक्शन कि किस डायरेक्शन में मैप बनाया जाता है। अ मैप इज़ ऑलवेज ड्रॉन इन द डायरेक्शन ऑफ द नॉर्थ। मैप जो है हमेशा नॉर्थ की साइड से बनाया जाता है क्योंकि बस नॉर्थ से जो है उसका ऊपर का पोल होता है, वहीं से जो है ज़मीन हम जो है नीचे की तरफ हम देखते हैं, वहीं से लॉन्गिट्यूड्स ड्रॉ होते हैं, तो वहीं से हम मैप ड्रॉ करते हैं। Number 7 is conventional signs. These are symbols that are used to show various objects such as trees, roads, rivers, mountains, railways, etc. on maps. ये वो साइंस होते हैं, ये वही लेजेंड और की तरह ये वही साइन होते हैं जो हम बनाते हैं और डिफरेंट चीज़ें इसकी वजह से जो है हम शो करते हैं। इसके अलावा दीज सिम्बल्स हैव इंटरनेशनल रिकॉग्निशन। इनकी जो है इंटरनेशनल पहचान है इन चीज़ों की, यानी मतलब ये हर जगह यूज़ होते हैं। अगर माउंटेन का कोई साइन है तो वो हर जगह यूज़ होगा इंटरनेशनली, जो वाटर का साइन होगा हर जगह यूज़ होगा। इसके अलावा रोड्स और ट्रीज़ का जो साइन होगा वो हर जगह होगा। दे आर प्रेजेंटेड इन द लेजेंड और की, और ये जो है लेजेंड और की में भी जो है ये शामिल होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास हाउ टू रीड मैप्स, यानी मैप्स को कैसे पढ़ा जाए। मैप्स आर असाइंड एंड ड्रॉन फॉर वेरियस पर्पजेज़। मैप्स जो है ये मुख्तलिफ मकासद के लिए जो है ड्रॉ किए जाते हैं। वी मस्ट अंडरस्टूड द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स टू रीड एंड यूज़ अ मैप, यानी हमें पता होना चाहिए कि किस लिए जो है एक मैप जो है वो रीड किया जाता है और जो है यूज़ किया जाता है। नंबर 1 इज़ रीडिंग डायरेक्शन। अ कंपस इन एक डायरेक्शंस के लिए भी जो है मैप हम यूज़ करते हैं। अ कंपस इन एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर रीडिंग डायरेक्शंस। कंपस एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसकी वजह से जो है हमें डायरेक्शंस के पता चलते हैं, यानी क्योंकि कंपस में नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट बताए जाते हैं, बने होते हैं। हम जहाँ जहाँ जाते हैं कंपस में बताता है कि हम नॉर्थ साइड पर हैं, साउथ साइड पर हैं, ईस्ट पर हैं, वेस्ट पर हैं, नॉर्थ ईस्ट पर हैं, नॉर्थ वेस्ट पर हैं, कहाँ पर हैं हम। Principal points of a compass are north, south, east and west. These points are called cardinal points और इन चारों points को कहते हैं cardinal points. The intermediate directions are north east, south east, north west and south west. यानी अब इन cardinal points के बीच में जो जगह होती हैं उसको हम कहते हैं intermediate directions. Some compass show 16 और 32 points और कुछ में जो हैं 16 और 32 तक points चले जाते हैं, तो ये हमें बताते हैं directions। अब ये हमारे पास एक मैप मौजूद है कि कंपस की मदद से हम कैसे जो है एक जगह से दूसरी जगह पहुंच सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक बच्चा है वो अपने घर से निकलता है कंपस लेकर, वो कैसे वो स्कूल तक पहुंचेगा, तो वो पहले जो है नॉर्थ की साइड पे जाएगा, फिर जो है वो नॉर्थ के जो है वो ईस्ट की जानिब जाएगा, फिर नॉर्थ ईस्ट की जानिब जाएगा जो कि इसके करीब, देखिए इसके बीच में नॉर्थ और इसके बीच में नॉर्थ ईस्ट है, फिर वो जो है ईस्ट के साइड पे जाएगा, फिर वो साउथ में आ जाएगा, फिर वो जो है साउथ और जो है साउथ ईस्ट की जानिब आ जाएगा, फिर जो है दोबारा वो ईस्ट की जानिब जाएगा, फिर नॉर्थ ईस्ट और फिर उसे स्कूल। तो इस तरह जो है हम डायरेक्शंस को मैप करते हैं कि कंपस कैसे यूज़ होता है, जिसमें हम कार्डिनल और इंटरमीडिएट जो हैं डायरेक्शंस यूज़ कर सकें। फिर है हमारे पास रीडिंग सिंबल्स और एंड लेजेंड्स। कन्वेंशनल साइंस आर सिंबल्स दैट आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट द फिजिकल एंड कल्चरल फीचर्स
ऑन अ मैप। ये वो साइंस होते हैं, ये वो सिंबल्स होते हैं, कन्वेंशनल साइंस वो सिंबल्स होते हैं जो हमें फिजिकल और कल्चर, जो हमें मैप पर जो फिजिकल फीचर्स होते हैं या कल्चरल फीचर्स वो हमें बताते हैं कि कहाँ कहाँ मौजूद हैं। ऑल द कन्वेंशनल साइंस आर शोन एंड एक्सप्लेन ए स्पेसिफिक सेक्शन कॉल्ड अ की, लेजेंड और इंडेक्स। और ये सारे साइंस जो हैं वो एक ख़ास किस्म के जगह पर बनाए होते हैं, हमें दिखाए जाते हैं, उसको हम कहते हैं लेजेंड, की, लेजेंड और एन इंडेक्स। There are standardized colors for the symbols. For example, blue is used for water, green for forests, red and black for cultural features, etc. There are 3 types of symbols. यानी अगर कहते हैं कि एक स्टैंडर्ड किस्म के जो हैं वो एक कलर्स भी हैं इन सिम्बल्स के लिए, यानी पानी के लिए हमेशा ब्लू, और जो है वाटर के लिए हमेशा ग्रीन, वाटर के लिए ब्लू, ग्रीन, फॉरेस्ट के लिए इस तरह, कल्चरल फीचर्स के लिए जो है रेड और ब्लैक यूज़ किया जाता है। और 3 किस्म के जो हैं सिंबल्स होते हैं। एक लीनियर सिंबल्स जो कि लाइन साइड पे होते हैं, लीनियर जो लाइन वाइज जाते हैं, फॉर एग्जांपल रेलवे एक पूरा लाइन लीनियर है, इस तरह रिवर जो है वो भी लीनियर होता है। पॉइंट सिंबल्स यानी एक पॉइंट पे जहाँ पर हमें रुकने को कहा, एक पॉइंट होता है जहाँ पर, फॉर एग्जांपल स्प्रिंग या जो है बिल्डिंग वो एक पॉइंट होता है। इसके अलावा एरिया सिंबल, मतलब फॉरेस्ट जो है वो पूरा एक एरिया है। इसके अलावा लेक जो है, झील, वो एक पूरा एरिया होता है, वो भी जो है हमें। तो ये 3 किस्म की जो हैं सिंबल्स होते हैं जो कि मैप में यूज़ होते हैं। फिर एक मैप का एक और क्या बड़ा सा कंपोनेंट है वो है रीडिंग हाइट्स, यानी हाइट्स को हम कैसे रीड करेंगे मैप में। यानी कुछ जगह कहीं पर ऊंची होगी, कुछ जगह नीची होंगी, तो हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर जो है पहाड़ ऊंचे हैं, यहाँ पर पहाड़ नीचे हैं। पढ़ते हैं, द वेरिंग हाइट्स ऑफ हिल्स एंड माउंटेन्स एंड द डेप्थ्स ऑफ वैलीज एंड गॉर्जेस एज दे अपीयर ऑन अ मैप आर नोन एज रिलीफ। यानी किसी मैप में हाइट्स का ऊपर नीचे होना, कि यहाँ पर ये पहाड़ी ऊपर है, ये नीचे है माउंटेन, ये जो है वादी जो है ये ऊपर है, ये वादी नीचे है, उसको अगर हम मैप पे बनाए तो उसे हम कहते हैं रिलीफ, उसे रिलीफ कहते हैं। द रिलीफ इज एडिकेटली रिप्रेजेंटेड बाय यूजिंग कॉन्टोर्स ऑन मैप्स टू गिव क्लियर पिक्चर ऑफ एन एरिया। और ये रिलीफ हम कैसे मालूम करते हैं एक मैप पर, मैप पे जो है कॉन्टोर्स हम लगाते हैं, कॉन्टोर्स की मदद से पता चलता है कि हाँ ये जगह जो है इनकी हाइट एक जितनी है और ये इन जगहों की हाइट सब एक जितनी है। तो हमें तब पूरे जो है मैप का एक क्लियर पिक्चर जो है हमारे सामने आ जाता है। फिर है सबसे पहले हमारे पास है कॉन्टोर्स। कॉन्टोर्स आर द लाइंस दैट आर ड्रॉन ऑन अ मैप टू जॉइन प्लेसेस हैविंग सेम हाइट अबव और बिलो द सी लेवल। कॉन्टोर्स वो लाइंस होते हैं जो कि हम नक्शे में बनाते हैं, उन जगहों पर बनाते हैं जिनकी सेम हाइट होती है, अबव और बिलो द सी लेवल, यानी सतह समंदर से बुलंदी या उसके नीचे जो लेवल होता है, जिनकी हाइट सेम होती है उन्हीं पे जो है हम कॉन्टोर्स ड्रॉ करते हैं। द वर्टिकल इंटरवल बिटवीन 2 सक्सेसिव कॉन्टोर इज कॉल्ड कॉन्टोर इंटरवल। और 2 कॉन्टोर्स के बीच में जो एक रास्ता होता है, जो इंटरवल होता है, उसे हम कहते हैं कॉन्टोर इंटरवल। ये इन दोनों के बीच में स्पेस है। Contours have one drawback that they can't represent the exact height of any physical feature like a mountain peak. इसका एक ड्रॉबैक, इसका एक नुकसान कह लें कि वो ये है कि वो जो है एग्जैक्ट हाइट हमें किसी पहाड़ी का, किसी पहाड़ की चोटी का एग्जैक्ट हाइट हमें नहीं बताता, बस सिर्फ इतना बताता है कि ये पहाड़ और ये पहाड़ और ये पहाड़ ये तीनों एक ही हाइट के हैं। फॉर दिस रीज़न ट्रिग्नोमेट्रिकल स्टेशंस आर यूज। और इसी वजह से जो है एक पूरे स्टेशन जो है यूज़ होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिकल पूरे ड्रॉ किए जाते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिकल स्टेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल फॉलोड बाय द हाइट अबव सी लेवल बिसाइड इट। और ट्रिग्नोमेट्रिकल स्टेशन क्या होता है, वो बताते हैं हमें कि हाँ ये सी लेवल है, इससे ये इतना इतना ऊंचा है, तो अब जो है इसकी हाइट इतनी होनी चाहिए, इसकी हाइट इतनी इतनी है। तो ये है हमारे पास कॉन्टोर्स। नेक्स्ट है हमारे पास स्पॉट हाइट्स। यानी स्पॉट हाइट्स क्या है, अनदर मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग एग्जैक्ट हाइट इज बाय मीन्स ऑफ स्पॉट हाइट्स। एक और तरीका जो ये जो हमें एग्जैक्ट हाइट के बारे में बताता है वो है स्पॉट हाइट्स। इट इज़ इंडिकेटेड बाय अ पॉइंट ऑन अ मैप एंड अ फिगर शोइंग इट्स हाइट्स अबव सी लेवल रिटन अलॉन्ग विद द पॉइंट। और ये वो पॉइंट होता है कि हम मैप पे हम ड्रॉ भी करते हैं, सी लेवल के ऊपर ड्रॉ भी करते हैं और हम उसके साथ लिख भी लेते हैं कि हाँ ये इतना जो है सी लेवल से जो है ये ऊपर है। फिर है हमारे पास रीडिंग स्केल्स। कब हम स्केल्स कैसे रीड करेंगे मैप पर। A scale is the ratio that exists between the distance of 2 points on a map and the corresponding distance between these 2 points on the earth's surface. ये वो रेशो होता है स्केल्स का कि 2 पॉइंट का डिस्टेंस जो कि एक नक्शे पर होता है और वही 2 पॉइंट्स का डिफरेंस जो कि ओरिजिनल अर्थ पे होता है, उसका रेशो जो है हम जो है मैप पर जो लगाते हैं उसको हम कहते हैं स्केल। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू प्रेजेंट साइज
ऑफ द लैंड फीचर्स ऑन अ मैप एज दे आर ऑन द ग्राउंड, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है, ये मुमकिन नहीं है कि जो साइज़ किसी चीज़ का ज़मीन के ऊपर हो वो भी एग्जैक्ट मैप पे हम बना सकें, ये पॉसिबल नहीं है. दस इट बिकम्स नेसेसरी टू ड्रॉ अ मैप ऑन स्केल, इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम एक स्केल बनाएं, उस पूरे स्केल के मुताबिक हम उसकी जो है जितना भी जो साइज़ है उसको अपने मुताबिक उसका रेशो बनाकर हम मैप पर ड्रॉ करें. यूजिंग स्केल्स टू रीड मैप्स, यानी अब कौन से स्केल्स होते हैं कि हम मैप रीड करने के लिए कौन से स्केल यूज़ करते हैं. स्केल्स कैन बी एक्सप्रेस्ड इन 3 वेज, 3 किस्म के वेज हैं जिससे जो है हम स्केल को जो है हम वो करते हैं, यूज़ करते हैं. नंबर 1 इज स्टेटमेंट ऑफ स्केल. तो स्टेटमेंट स्केल जो है, दिस मेथड ऑफ डिपिक्टिंग स्केल सिंपली यूजेस वर्ड्स टू डिस्क्राइब द रेशो बिटवीन द मैप डिस्टेंस एंड द ग्राउंड डिस्टेंस. ये बस एक ऐसा स्केल का स्टेटमेंट होता है कि जो वो रेशो, दो रेशो जो बिल्कुल एक हम मैप पे बनाते हैं और एक जो है ओरिजिनली ग्राउंड पर डिस्टेंस हो, उन दोनों का जो रेशो होता है, जिससे फॉर एग्जांपल 1 इंच इट इक्वल्स टू 150 माइल्स एंड 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट 100 किलोमीटर. यानी अगर 150 माइल्स ओरिजिनल में हो तो मैप पर हम उसको 1 इंच लिखेंगे, और अगर 100 किलोमीटर जो है वो ओरिजिनल जो है वो हो तो फिर हम उसको मैप में 1 सेंटीमीटर लिख देंगे. एक जनरल सा एक वर्ड्स में जो बताते हैं उसे हम कहते हैं स्टेटमेंट. फिर है रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, फ्रैक्शन के फॉर्म में. दिस मेथड यूजेस अ फ्रैक्शन टू रिप्रेजेंट द रेशो ऑफ एक्चुअल एंड रिप्रेजेंटेड डिस्टेंस ऑन द मैप. इसको हम रेशो के फॉर्म में लिखते हैं, रेशो के फॉर्म में लिखते हैं जो ओरिजिनल हो और जो हम मैप पे बनाते हैं. फॉर एग्जाम्पल 1:80,000 और 1/80,000 मीनिंग 1 यूनिट ऑफ डिस्टेंस ऑन मैप रिप्रेजेंट्स 80,000 ऑफ द सेम यूनिट्स ऑफ डिस्टेंस इन द रियल वर्ल्ड. दैट इज 1 इंच ऑन मैप रिप्रेजेंट 80,000 इंचेस ऑन द ग्राउंड. यानी क्या कहते हैं कि अगर हम इस तरह रेशो के फॉर्म में लिखेंगे तो इसका मतलब क्या होगा कि अगर 80,000 ओरिजिनल में है इंचेस ग्राउंड पे, तो ये क्या हो गया, यहाँ पर हमने 1 लिखा तो मैप पे तो 80,000 इंचेस नहीं बना सकते, तो फिर हम मैप पे कितना बनाएंगे फर्श के लिहाज से 1 इंच. तो अगर यहाँ पर 2 इंच होगा तो उसको हम डबल कर देंगे, 80 × 80 कर देंगे. अगर 3 होगा तो फिर उसको 80 और मिला देंगे. तो ये हम फर्जी जो है एक स्केल बनाते हैं. थर्ड है हमारे पास लीनियर स्केल. द लीनियर स्केल कंसिस्ट ऑफ अ लाइन मोस्टली 6 इंचेस और 15 सेंटीमीटर लॉन्ग. लीनियर स्केल में हम क्या करते हैं, लाइन खींचते हैं फॉर जितने 6 इंच से 15 इंच तक जो है लंबी होती है, डिवाइडेड एंड सब डिवाइडेड, उसको डिवाइड करते हैं सो दैट द डिस्टेंस ऑन अ मैप कैन बी इजीली रीड, ताकि जो भी मैप का डिस्टेंस हो वो हम आराम से उसको रीड कर सकें. द लीनियर स्केल ऑन द नेक्स्ट पेज, यानी ये देखें ज़रा, that is 1 inch on map represent 10 miles on ground और 0.2 इंच represent 2 miles on ground. यानी अगर फॉर एग्जांपल 0 से अगर 10 माइल्स तक अगर हम डिस्टेंस मालूम करना चाहें कि ओरिजिनल 10 माइल्स तक है, तो यहाँ पर हम एक इस तरह डिवीज़न करेंगे और एक छोटी छोटी डिवीज़न करेंगे. तो अगर फॉर एग्जांपल मैं 1 इंच का वो लूँगी तो 1 इंच का मतलब ये होगा कि जो है 1 इंच का मतलब ये होगा कि इट रिप्रेजेंट 10 माइल्स ऑन ग्राउंड, यानी 10 माइल्स मैंने ले लिए हैं अगर मैं 1 इंच का वो करूँगी. और अगर मैं 0.2 का करूँगी 0.2 तो इसका मतलब है कि 2 माइल्स रिप्रेजेंट कर रहा है. जितना मैं छोटा लूँगी उतना वो छोटा होगा, जितना मैं बड़ा लूँगी उतना वो ज़मीन का बड़ा बताएगा. तो इस तरह जो है लीनियर स्केल भी जो है हम कर सकते हैं. तो 3 किस्म के स्केल हमने पढ़े हैं, स्टेटमेंट ऑफ स्केल, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन और लीनियर स्केल. फिर नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास लोकेटिंग पोजीशन ऑन मैप्स. अब मैप्स पे जो हैं वो पोजीशन, किसी जगह का पोजीशन कैसे हम लोकेट करेंगे कि ये जगह यहाँ पर मौजूद है. ग्रिड स्क्वायर्स. अब ग्रिड स्क्वायर्स क्या होते हैं? इन ट्रैवल ब्रोशर्स फॉर टूरिस्ट एंड स्ट्रीट डायरेक्टरीज वी फाइंड वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइंस कॉल्ड ग्रिड लाइंस. क्या करते हैं कि हम भी किसी भी जो है ब्रोशर्स में जो ट्रैवलिंग के लिए लोग यूज़ करते हैं या टूरिस्ट यूज़ करते हैं या स्ट्रीट वगैरह मालूम करने के लिए, उसमें हम वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल किस्म के लाइंस देखते हैं. ये वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल उसे हम कहते हैं ग्रिड लाइन, जो कि नक्शे को स्क्वायर में डिवाइड करते हैं. तो क्या है उसका? Therefore, these grid lines divide the map into grid squares. ये जो है ये मैप को क्या करते हैं? स्क्वायर में डिवाइड कर देते हैं. The columns of square are marked with letters, whereas rows are marked with numbers. कॉलम्स जो होते हैं उसके ऊपर क्या लिखा होता है? ABC लिखा होता है, और जो रोज होते हैं उसके आगे नंबर्स लिखे होते हैं, लाइक 1, 2 इस तरह के नंबर्स लिखे होते हैं.
Now, how do we read the position of mosque on the map of F11/3 सेक्टर इस्लामाबाद? अब हम इस्लामाबाद के सेक्टर में एक मस्जिद को कैसे मालूम करेंगे, उसकी जगह को? फर्स्ट वी हैव टू लुक फॉर ग्रिड स्क्वायर विच कंटेन मॉस्क। सबसे पहले हम देखेंगे कि मस्जिद जो है वो किस जो है ग्रिड में है, वो किस जो है उस पर लाइन पे मौजूद है। तो वो है हमारे पास जो है 3 पे, तो वो जो है 3 पे मौजूद है, यानी 3 जो है उसका रो है और बी जो है वो उसका जो है कॉलम है, उसमें ये मस्जिद जो है ये मौजूद है। Then we read letter above the column of square which contain mosque. Next, read number beside the row of a square which contains mosque. Therefore, the mosque is in grid square B3. यानी B इसका जो है कॉलम हो गया और 3 जो है वो उसका जो है रो हो गया, उसमें जो है मौजूद है। In which the grid square is land number 36 locate in the same map. यानी 36 नंबर पर जो है इसको जो है ग्रिड, अगर हम फॉर एग्जांपल ये इसको मालूम करें कि कहाँ पर मौजूद है, तो ये इस तरह देखें मॉस्क यहाँ है, ये इसका नंबर ये है, ये 49, ये 50 और 49, इस तरह इसके बीच में आकर जो है ये 36 और इस तरह ये इस ग्रिड में आ चुका है। यानी ये 39 है, 38, 36 इस ग्रिड में जो है ये मॉस्क आ चुका है। अब ग्रिड रेफरेंसेस के साथ अब और हम जो मैप्स पर कैसे इसको अप्लाई करेंगे। रीडिंग पोजीशंस इन टोपोग्राफिक मैप्स आर डिफरेंट। इस तरह के टोपोग्राफिक मैप्स जहाँ पर फिजिकल फीचर्स के बारे में हमें बताया गया हो, उसमें इन पोजीशंस को रीड करना थोड़ा सा डिफरेंट होता है, यानी उसमें प्रॉपरली अरेंजमेंट नहीं हुई होती, थोड़ी चीज़ें गड़बड़ होती हैं, तो उसमें जो है पोजीशन को लोकेट करना डिफरेंट होता है। देयर आर वर्टिकल एंड हॉरिजेंटल ग्रिड लाइंस बट बोथ ऑफ देम आर नंबर्ड। वहाँ पर भी हॉरिजेंटल और वर्टिकल लाइंस होती हैं लेकिन दोनों पे नंबर लिखे होते हैं, लाइक अल्फ़ाबेट्स नहीं होते, दोनों पे नंबरिंग होती है। द वर्टिकल ग्रिड लाइंस आर कॉल्ड ईस्टिंग सिंस देयर नंबर्स इंक्रीज ईस्टवर्ड्स। यानी जो वर्टिकल ग्रिड लाइंस होते हैं उसको वो उसको हम ईस्टिंग कहते हैं क्योंकि उनके जो नंबर्स हैं वो ईस्ट की जानिब जो है वो बढ़ते जाते हैं। द हॉरिजेंटल ग्रिड लाइंस आर कॉल्ड नॉर्थिंग बिकॉज देयर नंबर्स इंक्रीज नॉर्थवर्ड। और हॉरिजेंटल ग्रिड लाइंस को जो है वो नॉर्थिंग कहा जाता है क्योंकि उनके नंबर्स नॉर्थवर्ड्स की तरफ जो है वो इंक्रीज होते हैं। द नंबर्स ऑफ द ईस्टिंग एंड नॉर्थिंग मेक अप द ग्रिड रेफरेंस। ग्रिड रेफरेंस कैन ईदर बी ऑफ 4 डिजिट्स और 6 डिजिट्स। जो नंबर्स जो ईस्टिंग और नॉर्थिंग के जो नंबर्स होते हैं वही जो है मिलकर जो है वो ग्रिड रेफरेंस बनाते हैं, जहाँ पर जो जगह मौजूद होती है। और ग्रिड रेफरेंस जो है उसकी जो नंबरिंग होती है तो 4 डिजिट्स में होते हैं या फिर 6 डिजिट्स में होते हैं। अब जरा देखते हैं। इन द मैप ऑफ द विलेज लेट अस फर्स्ट फाइंड अ 4 डिजिट ग्रिड रेफरेंस ऑफ द आर्टिफिशियल लेक। एक लेक बताया फॉर एग्जाम्पल, अभी अगर कोई मैप है उसमें रोड भी है, लेक भी है, रिवर भी है, ट्री भी है, फील्ड्स भी है, बिल्डिंग भी है, तो हमने उस मैप के उसमें हमने देखना है कि कहाँ पर है, अब ये जो लेक है वो कहाँ पर है, कहाँ पर वाक़या है, हमने उसको जो है मालूम करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पढ़ते हैं ज़रा। फर्स्ट लोकेट आर्टिफिशियल लेक ऑन द मैप। सबसे पहले हमने देखना है कि आर्टिफिशियल लेक जो है वो लेक है कहाँ पर, तो वो है हमने यहाँ पर हमने लोकेट कर दिया, 24 और 25 के बीच में जो है वो मौजूद है। उसके बाद हम देखते हैं लोकेट बॉटम लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर। बॉटम लेफ्ट पे कौन सा उसका स्क्वायर उसको लोकेट करें। फिर है रीड द ईस्टिंग ऑफ बॉटम लेफ्ट कॉर्नर फर्स्ट। द ईस्टिंग इज 24। ईस्टिंग पे आप देखें कि ईस्टिंग पे उसका कौन सा है, ईस्टिंग पे उसका 24 है, इसका जो है 24 आया हुआ है। उसके बाद जो है देन रीड नॉर्थिंग ऑफ बॉटम लेफ्ट कॉर्नर। द नॉर्थिंग इज 60। जो है नॉर्थिंग पे जो है उसका कौन सा आ रहा है, जो सबसे पहले हम जो जाएंगे वो है 60 आ रहा है उसका। Therefore, 4-digit grid reference of artificial lake in the village map is 2460। यानी बॉटम लेफ्ट पे कौन सा आ रहा है, यानी बिल्कुल बॉटम नॉर्थिंग बॉटम जो लेफ्ट पे है वो है इसका जो है 24 आ रहा है, और जो नॉर्थिंग साइड पे जो बॉटम पे जो है वो क्या आ रहा है, वो आ रहा है 60। तो मतलब ये लेक का जो एक प्रॉपर स्क्वायर ग्रिड रेफरेंस क्या हुआ, इन दोनों को मिला लेंगे तो 24 60 यानी 4 डिजिट नंबर हमारे पास आ गया 24 एंड 60। तो ये जो है लेक की जो है लोकेशन हमारे पास आ गई है। तो इस तरह जो है हम लोकेट कर सकते हैं टोपोग्राफी मैप से भी जो है चीज़ों को। फिर है हमारे पास लोकेटिंग प्लेसेस विद द हेल्प ऑफ लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स, कि हमने लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स की हेल्प से जो है जगहों को कैसे लोकेट करना है। मोस्ट ऑफ द एटलासेस एंड वॉल मैप्स हैव लाइंस ऑफ लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स टू लोकेट प्लेसेस। बहुत सारे जो दीवारों पे लगे नक्शे होते हैं और जो एटलासेस होते हैं उस पर जो है उस पर जो है लाइंस लगी होती हैं, लैटिट्यूड्स भी होते हैं।
यानी जो है हॉरिजेंटल लाइंस, और लॉन्गिट्यूड्स भी होती हैं यानी वर्टिकल लाइंस, जिसकी मदद से हम जो है प्लेसेस लोकेट करते हैं। दीज लाइंस सर्व एज अ ग्रिड सिस्टम, और ये सारी जो है लाइंस मिलाकर जो है लॉन्गिट्यूड्स और लैटिट्यूड्स जो मिलते हैं वो पूरे ग्रिड सिस्टम बना लेते हैं। अब पढ़ते हैं कि लैटिट्यूड्स के जो है लाइंस हैं क्या चीज़। Lines of latitudes. The lines of latitudes are the lines that run from east to west on the globe and serve as the horizontal grid lines. यानी ये लैटिट्यूड्स वो लाइंस होती हैं जो ग्लोब पर ईस्ट टू वेस्ट होती हैं और ये हॉरिजेंटल ग्रिड लाइंस बनाती हैं। देयर आर 180 लैटिट्यूड्स, 90 इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड 90 इन द साउथर्न हेमिस्फीयर। अगर फॉर एग्जांपल हम इक्वेटर को इस तरह हम अगर बीच में हाफ करें तो तकरीबन 180 लैटिट्यूड्स जो हैं 90 लैटिट्यूड जो हैं वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की तरफ हैं और 90 लैटिट्यूड्स जो हैं इस तरह की लाइंस वो साउथर्न हेमिस्फीयर की जानिब हैं। द लाइन ऑफ लैटिट्यूड्स which divides the earth in northern and southern hemisphere is known as equator or 0 degree latitudes. वो लाइन वो लैटिट्यूड जिसने नॉर्थर्न हेमिस्फीयर को और साउथर्न हेमिस्फीयर को बीच में काटा हो, बीच में डिवाइड किया हो, उसको हम कहते हैं इक्वेटर और या जो है इक्वेटर और या 0 डिग्री लैटिट्यूड जो है उसको हम कहते हैं। तो ये हो गया हमारे पास लाइंस ऑफ लैटिट्यूड। लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड, दीज लाइंस आर run from नॉर्थ टू साउथ ऑन द ग्लोब एंड सर्व एज द वर्टिकल ग्रिड लाइंस। ये वो लाइंस होती हैं जो कि हम नॉर्थ से जो है साउथ की तरफ खींचते हैं, लॉन्गिट्यूड फॉर्म में जो खींचते हैं, और ये इसे हम कहते हैं वर्टिकल ग्रिड लाइंस। देयर आर टोटल 360 लॉन्गिट्यूड्स ऑन द ग्लोब पर जो है 360 जो है लॉन्गिट्यूड्स हैं। दीज लाइंस आर मेजर्ड ईस्ट और वेस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन और 0 डिग्री और द ग्रीनविच मेरिडियन विच इज़ 0 डिग्री। इट पासिस थ्रू ग्रीनविच इंग्लैंड। यानी जो लॉन्गिट्यूड जो सारी शुरू होती हैं वो कहाँ से शुरू होती है, जिस तरह हमने कहा था कि इक्वेटर से जो है इक्वेटर इसके लैटिट्यूड्स का बीच का पॉइंट है, इसी तरह लॉन्गिट्यूड्स जो है उसके बीच का पॉइंट है ग्रीनविच जो कि 0 पे है। मतलब अगर फॉर एग्जांपल इस तरह हम अर्थ को अगर ड्रॉ करें तो ये जो है इस तरह अगर ये सारी लॉन्गिट्यूड्स अगर हम बनाएं तो इसका जो बिल्कुल जहाँ से लॉन्गिट्यूड्स शुरू होते हैं यानी इस साइड पर भी 180 होते हैं लॉन्गिट्यूड्स और इस साइड पर भी जो हैं 180 लैटिट्यूड्स लॉन्गिट्यूड्स होते हैं, और इसको जो जहाँ से लॉन्गिट्यूड शुरू होते हैं उसे हम कहते हैं ग्रीनविच। ग्रीनविच एक जगह का नाम है जो कि इंग्लैंड में मौजूद है और यहीं से सारे जो है लॉन्गिट्यूड शुरू होते हैं। There are 180 of lines of longitude east of 0 meridian and 180 degree west of it। यानी लॉन्गिट्यूड्स के जो है मेरिडियन के जो है ईस्ट पे भी जो है 180 जो है लॉन्गिट्यूड्स हैं और वेस्ट पे भी जो है 180 लॉन्गिट्यूड्स हैं। एग्जैक्टली अपोजिट टू 0 मेरिडियन इज़ द 180th मेरिडियन विच सर्व एज द इंटरनेशनल डेट लाइन। और बिल्कुल इसके अपोजिट जो है यानी बिल्कुल इसके जो 0 मेरिडियन है इसके अपोजिट जो है पीछे वो एक 180th जो है वो है मेरिडियन होता है जहाँ से इंटरनेशनल डेट लाइन शुरू होती है, वहीं से जो है हम डेट की शुरुआत करते हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ ग्रीनविच मीन टाइम। The world time is calculated by using the time of Greenwich, London, England as a standard time। दुनिया में तमाम जो टाइम कैलकुलेट होता है वो किस टाइम के लिहाज से कैलकुलेट होता है, ग्रीनविच के टाइम से। जहाँ पर ग्रीनविच का टाइम होगा, लंदन का टाइम होगा, उसी के लिहाज से जो जगह जितनी दूर होगी उसी के लिहाज से उसका टाइम जो है वो घटता और बढ़ता जाएगा। अभी कैसे होगा, सोलर टाइम इज़ डिटर्मिन्ड बाय द मेरिडियन दैट रन्स थ्रू ग्रीनविच कॉल्ड द यूनिवर्सल मीन टाइम। और जो सोलर टाइम होता है जो सूरज का जो जिस तरह जो गुरूब और जो उसका जो निकलना होता है और उसका जो घूमना होता है उसी के लिहाज से जो है हम ग्रीनविच के दौरान जो है हम उसका टाइम जो है नोटिस करते हैं। जो तो अब देखते हैं फॉर एग्जांपल आप इस डायग्राम को देख लें कि अब ये डायग्राम देख लें आप अगर, तो ये सन जो है ये GMT है, ग्रीनविच मीन टाइम है, ये अर्थ है। सन जो है वो मूव करता है ईस्ट से वेस्ट की जानिब। द सन शाइन्स इन ईस्ट बिफोर इट रीचेस ग्रीनविच, सो टाइम इन ईस्ट इज़ अहेड दैन दैट ऑफ GMT। यानी अगर सूरज यहाँ पर ईस्ट में है और GMT में फॉर एग्जांपल अगर 12 बजे हैं तो यहाँ पर 12 से पहले टाइम होगा, 12 से अर्ली टाइम जो है वो ईस्ट में होगा। और जैसे जैसे जो है सूरज मूव करता जाता है वेस्ट की जानिब तो जो है GMT पे अगर 12 बजे टाइम होगा 12 AM तो वेस्ट में जो है वो 12 PM तक चला जाएगा। वो 12 AM के बाद जो टाइम शुरू होगा वो वेस्ट में होगा। द सन शाइन्स इन वेस्ट आफ्टर इट शाइन्स ऑन ग्रीनविच, सो टाइम इन वेस्ट इज़ बिहाइंड दैन दैट ऑफ GMT। तो इस तरह का जो है टाइम कैलकुलेशन हो जाती है।
इफ़ यू लुक एट द डायग्राम यू विल नोटिस दैट द सन इज़ इन द ईस्ट। अगर आपको देखें डायग्राम की जाने तो सन जो है वो कहाँ पर है, वो ईस्ट में है। इट हैज़ नॉट रीच ग्रीनविच येट, अभी तक वो ग्रीनविच तक नहीं पहुँचा। सो द टाइम इन ईस्ट इज़ अर्लियर दैन दैट इन ग्रीनविच। तो क्या होगा, तो ये यहाँ पर जो टाइम होगा वो ग्रीनविच से क्या होगा, अर्लियर होगा। द सन विल रीच ग्रीनविच अर्लियर देन इट विल रीच द प्लेसेस इन द वेस्ट। तो द प्लेसेस इन द वेस्ट हैव अ टाइम लेटर देन दोज इन ग्रीनविच। और जब सन जो है वो जब ग्रीनविच तक पहुंचता है तो जो प्लेसेस वेस्ट में होते हैं उनका टाइम जो है वो ग्रीनविच से क्या होगा, लेटर होगा, बाद में आएगा, क्योंकि अभी सूरज यहाँ पर है, अभी यहाँ तक नहीं पहुँचा। तो इस तरह सूरज जो है, जो जगह ईस्ट में होंगी तो वो अपना टाइम GMT से अर्ली कंसिडर करेंगी, जो जगह दुनिया में वेस्ट में होंगी वो अपना टाइम GMT से जो है बाद में कंसिडर करेंगी। इस तरह का पूरा जो है वो प्रोसेस होता है। अब एक एग्जांपल लेते हैं कि व्हाट इज़ द टाइम इन जापान। यानी कि जापान में अगर हम देखें तो क्या टाइम होगा। इफ़ वी आर इन लंदन एट 12 noon एंड वांट टू नो व्हाट टाइम इट इज़ इन जापान, लंदन इज़ एट 0 degree लॉन्गिट्यूड एंड जापान इज़ एट 135 degree ईस्ट लॉन्गिट्यूड। अगर हम 12 बजे जो हैं वो दिन के 12 बजे अगर हम जो है लंदन में हो और हम जानना चाहें कि जापान में क्या टाइम होगा, और जो है लंदन जो है वो 0 डिग्री पर है और जापान जो है वो 135 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड पर है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम लॉन्गिट्यूडल डिफरेंस को जो है वो करेंगे, 135 से 0 माइनस करेंगे तो 135 आएगा। फिर 135 डिग्री को हम डिवाइड करेंगे 15 से। 15 से क्यों डिवाइड करेंगे, क्योंकि हर लॉन्गिट्यूड के बीच में 15 का जो है डिग्री का फासला है, तो 15 से डिवाइड करेंगे तो वो 9 आएगा। तो देयर इज़ 9 आवर डिफरेंस बिटवीन लंदन एंड जापान। तो जापान और लंदन के बीच में कितने घंटों का, सिंस जापान इज़ फार्दर ईस्ट देन लंदन वी वुड ऐड 9 hours to 12 noon। तो मतलब जो जापान जो है वो तो ईस्ट में आता है जो कि लंदन से बहुत पहले है, तो उसमें हम 12 noon में हम जो है 9 घंटे क्या करेंगे, ऐड करेंगे। दस द टाइम इज़ 9 PM इन जापान। तो जापान में क्या टाइम होगा हमारे पास, 9 PM, क्योंकि वहाँ पर 12 बजे थे, हमने 9 ऐड कर दिया तो हमारे पास 9 बजे जापान में आ गए। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है टाइम जोन्स। फॉर स्टैंडर्ड टाइम द अर्थ इज़ डिवाइडेड इंटू 24 टाइम जोन्स। यानी स्टैंडर्ड टाइम के लिए ज़मीन के टाइम को 24 घंटों में तकसीम किया गया है, यानी दिन और रात का जो टाइम है, टाइम स्पेन, वो 24 आवर्स है। दीज टाइम जोन्स एक्सटेंड फ्रॉम द नॉर्थ पोल टू द साउथ पोल। और ये टाइम जोन्स जो हैं ये नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक जो एक्सटेंड करते हैं, यानी ऊपर से नीचे की जानिब। विद इन ईच जोन द टाइम इज सेम थ्रू आउट। हर एक जोन में जो है वो क्या है, टाइम सेम ही है। ईच स्टैंडर्ड टाइम जोन स्पेन्स 15 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड। हर एक जो है टाइम जोन में जो है 15 डिग्री का जो है वो स्पेस है, जो कि हम पढ़ चुके हैं। लेट लुक एट द मैप बिलो शोइंग द इंटरनेशनल टाइम जोन्स। जितने भी टाइम जोन्स हमें बताते हैं नीचे मैप में जो आपको बताए गए हैं, पूरे इस नीचे मैप में आपको इंटरनेशनल टाइम जोन्स बताए गए हैं कि यहाँ पर कितने हैं, और यहाँ पर सारा आपको बताया गया है। कहीं पर 68 डिग्री ही है, पूरा आपको बता। यहाँ पर अब आप आते हैं हम लास्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है हमारे पास हाउ टू यूज़ एन एटलस, कि हम एटलस को कैसे यूज़ करते हैं। इन ऑर्डर टू लोकेट प्लेसेस ऑन एटलस यूज़ इंडेक्स, दैट इज़ लेट अस लोकेट कराची, आवर मेजर पोर्ट सिटी इन द एटलस। द डिटेल्स इन इंडेक्स आर प्रेजेंटेड लाइक दिस। लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल हमने किसी एटलस में जो है किसी जगह को लोकेट करना हो तो उसको हम कैसे लोकेट करेंगे, लिखेंगे कैसे डिटेल में। सबसे पहले हम लिखेंगे नेम ऑफ प्लेस, वो क्या होगा, कराची। पेज किस पेज पर, यानी 34। ग्रिड क्या होगी उसकी, ग्रिड लाइन्स यानी A2। ए क्या हो गया उसका कॉलम, और 2 क्या हो गया उसकी रो। और फिर लैटिट्यूड्स बताएंगे कि किस लैटिट्यूड्स में है, यानी नॉर्थ और साउथ पोल के लिहाज से, और लॉन्गिट्यूड्स यानी ईस्ट और वेस्ट के लिहाज से ये कहाँ पर मौजूद है। तो इस तरह जो है पूरा इसका एटलस में कराची लोकेट हो जाता है। इस तरह हम जगह जो है लोकेट कर लेते हैं। अब हम क्वेश्चन आंसर की तरफ आते हैं। क्वेश्चन आंसर्स हैं हमारे पास। विच आर द इम्पॉर्टेंट टाइप्स ऑफ मैप्स, के हमारे पास मैप के इम्पॉर्टेंट टाइप्स कौन से हैं। हमारे पास 2 किस्म के टाइप्स हैं मैप्स के, एक है स्केल मैप्स और एक है पर्पस मैप्स। फिर स्केल मैप्स हमारे पास 2 टाइप्स हैं, लार्ज स्केल मैप्स और स्मॉल स्केल मैप्स। और पर्पस मैप्स में जो एक नेचुरल मैप्स होते हैं, एक कल्चरल मैप्स होते हैं। तो ये हमारे पास इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं। व्हाट आर ग्रिड लाइंस एंड जो है हाउ डू दे हेल्प अस इन रीडिंग मैप। ग्रिड लाइंस क्या होते हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन जो हम मैप पर लगाते हैं ताकि हमें जगह का जो है जगह का हमें उसको लोकेट कर सकें, उसे हम कहते हैं ग्रिड लाइंस। और ये हमें कैसे हेल्प करते हैं, वो इस तरह हेल्प करते हैं कि ग्रिड लाइंस जब हम लगाते हैं
तो यानी उसको जो कॉलम और रोज़ की फॉर्म में हम लगाते हैं, तो कॉलम्स के साथ हम जो हैं अल्फ़ाबेट्स लिखते हैं और रोज़ के साथ हम नंबर्स लिखते हैं। फिर जो जगह जहाँ पर जो चीज़ को हम लोकेट करना हो तो उसको हम जो है रोज़ के नंबर अल्फ़ाबेट को, कॉलम के अल्फ़ाबेट को और रोज़ के नंबर को मिलाकर हम जो है जगह का तयन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, विच इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज्ड फॉर रीडिंग डायरेक्शंस? कौन सा इंस्ट्रूमेंट जो है वो डायरेक्शन के लिए यूज़ किया जाता है? तो कंपास जो है वो इंस्ट्रूमेंट है जो डायरेक्शंस को रीड करने के लिए इस्तेमाल होता है। एक्सप्लेन द 4 कार्डिनल पॉइंट्स। कौन से 4 कार्डिनल पॉइंट्स है हमारे पास? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट आर द 3 मेथड्स ऑफ एक्सप्रेसिंग स्केल, डिफाइन देम? कौन सी 3 मेथड्स हैं जिसपे हम जो है स्केल को एक्सप्रेस कर सकते हैं? नंबर 1 है स्टेटमेंट ऑफ स्केल। स्टेटमेंट ऑफ स्केल कौन सा था? जिसमें हम सिर्फ सिंपली वर्ड्स में हम जो है एक्सप्लेन करते हैं कि फॉर एग्जांपल 1 इंच इज़ इक्वल टू 150 माइल्स और 1 सेंटीमीटर इज़ इक्वल टू 100 किलोमीटर। तो एक जनरल सा जो है हम स्टेटमेंट देते हैं। और नंबर 2 है रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर, RF फैक्टर। उसमें हम रेशो में बताते हैं कि लाइक फॉर एग्जांपल 1:80,000, मतलब ये है कि 1 सेंटीमीटर जो है वो नक्शे में है और 80,000 जो है वो ओरिजिनल जो है उसका जो है नाप है। तो इस तरह जो है हम उसको रिप्रेजेंटेटिव जो है फ्रैक्शन में बताते हैं। और नंबर 3 है लीनियर स्केल। लीनियर स्केल में हम एक स्केल, लंबा सा लीनियर स्केल बनाते हैं, उसको फिर हम डिवाइड 6 से लेकर 15 सेंटीमीटर तक हम उसको ड्रॉ करते हैं, फिर उसमें हम डिवाइड करते हैं। फिर जितना भी अगर हमें ज़्यादा चाहिए होगा तो फिर 10, उसको हम 10 माइल्स तक, अगर फॉर एग्जांपल 0 से लेकर 10 माइल्स तक हमें कोई डिस्टेंस चाहिए तो अगर 1 इंच करेंगे तो वो क्या होगा? 10 माइल्स के इक्वल होगा। और अगर 0.2 इंचेस हम लगाएंगे तो हमारे पास 2 माइल्स के जितने होगा। तो ये हमारे पास 3 मेथड्स हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है डिफाइन लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड्स। नेम द इंपॉर्टेंट लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड्स। लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड क्या होते हैं? लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड्स वो होते हैं जो ईस्ट से लेकर वेस्ट तक जो है खींचे जाते हैं ग्लोब पर, और जो कि हमें बताते हैं तकरीबन 180 जो है वो लैटिट्यूड्स होते हैं, और जो है 90 लैटिट्यूड्स जो हैं वो नॉर्थन हेमिस्फीयर की जानिब होते हैं, 90 जो है लैटिट्यूड्स जो हैं वो साउथर्न हेमिस्फीयर की जानिब होते हैं। और कौन कौन से इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स हैं? एक हमारे पास इक्वेटर है जो बिल्कुल जीरो पर होता है बीच का। उसके बाद हमारे पास ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है इक्वेटर के साथ ही, फिर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, ये भी इक्वेटर के साथ ही, और फिर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और कैंसर के साथ 2 और भी बनते हैं, वो है आर्टिक सर्कल और एंटार्क्टिक सर्कल। ये 5 किस्म के हमारे पास लैटिट्यूड्स ग्लोब पर मौजूद हैं। नंबर 6 है क्वेश्चन, इनटू हाउ मेनी टाइम जोन्स इज़ द वर्ल्ड डिवाइडेड? यानी दुनिया को कितने टाइम जो है फिर तकसीम किया गया टाइम जोन में? तो दुनिया को 24 आवर्स जो है 24 टाइम जोन्स में जो है तकसीम किया गया है। GMT क्या है? डिफाइन GMT। GMT कहते हैं ग्रीनविच मीन टाइम, यानी ये वो टाइम है, ग्रीनविच जो है एक इंग्लैंड की जगह है जो कि 0 मेरिडियन पर मौजूद हैं लॉन्गिट्यूड के लिहाज से। तो जो जितना भी वर्ल्ड का टाइम जो है वो कैलकुलेट होता है वो सारा ग्रीनविच मीन के टाइम कैलकुलेट होगा। अगर कोई जगह ग्रीनविच से जो है ईस्ट की जानिब होगी तो उनका जगह उसकी जो टाइम होगा वो ग्रीनविच से अर्लियर होगा, और जो जगह वेस्ट की जानिब होगी तो उसका टाइम जो है वो ग्रीनविच से जो है वो लेट होगा, उसका लेटर टाइम कैलकुलेट किया जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास ट्रू एंड फॉल्स। टिक द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एज ट्रू और फॉल्स। ग्लोब इज अ मैप ऑफ द अर्थ ड्रॉन ऑन अ स्फीयर, बिल्कुल ट्रू। नंबर 2, स्केल इज अ सेक्शन ऑफ अ मैप विच कंटेन्स सिंबल यूज्ड इन मैप। नो, स्केल वो सेक्शन नहीं है मैप जहाँ पर सिंबल यूज होते हैं, इट्स फॉल्स। Number 3, contours are imaginary lines that join places having equal height above or below sea level, बिल्कुल true। ये वही imaginary जो हम पढ़ चुके हैं imaginary lines हैं। Number 4, lines of latitude run north to south, no, it's longitudes जो कि north से south की जानब होते हैं, ये है false। Number 5 है लाइन्स ऑफ लॉन्गिट्यूड आर मेजर्ड ईस्ट और वेस्ट ऑफ द ग्रीनविच मेरिडियन, बिल्कुल ट्रू। लाइन्स जो लॉन्गिट्यूड के जो लाइन्स है वो ग्रीनविच मेरिडियन के साथ ईस्ट और वेस्ट की जानिब जो है वो जो है उसको लगाए जाते हैं, उसके हम कहते हैं लॉन्गिट्यूड। सो ये है ट्रू, और ये जो आपका चैप्टर है यहाँ पर कंप्लीट हो गया।